हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी द जसन चैनल पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.1 का सेकंड का थर्ड फोर्थ और तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां सभी प्रश्नावली 1.1 का पूरा टोटल क्वेश्चन का हल करना सीखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 1.1 का ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से प्रश्नावली 1.1 में है। तो पहले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑलरेडी हल हो चुका है। आज हम इस लेक्चर में प्रश्नावली 1.1 का पूरा समाप्त कर देंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या सेकंड का हल करेंगे। सेकंड है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, इसके बाद एचसीएफ और एलसीएम गुणा करके देखना है कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों बराबर है कि नहीं। तो चलिए दूसरा का हल करते हैं। और दूसरा है 510 और 92। 510 और 92 दूसरा है 510 और दूसरा हल करेंगे 510 और 92। 510 और 92 सबसे पहले 510 का भाज्यगुणनखंड करेंगे। तो 510 लिख लेते हैं, इसको लाइन पर लेते हैं। 2 से लगेगा 2 बार में, फिर बचा 1, 5 बार में 10 बचा 1, फिर 0 बचा 255 बार में लगेगा 2 से। फिर 3 से लगेगा 3 8 24 बचा 1, 3 5 15। फिर 5 से लगेगा 3 से लगेगा 5 से लगेगा 1 बार में, 7 बार में, 17 बार में, और 17 से लगेगा 1 बार में। अब 92 का भाज्यगुणनखंड करते हैं। 2 से लगेगा 4 बार में 8, 6 बार में, 46 बार में। 2 से लगेगा फिर 23 गुना 46, और 23 से लगेगा 1 बार में, क्योंकि 23 एक भाज्य संख्या है। तो 510 को लिख लेते हैं। 510 को देखिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 है। और 92 को लिख लेते हैं। 92 क्या है, 2 के बार है 2 बार, तो 2 के घात 2 हो गया, और 23 एक बार है तो 23 हो गया। अब देखना हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ तो जो दोनों में कॉमन है ना, उसका हम न्यूनतम घात लेते हैं। एचसीएफ जो दोनों में कॉमन, उसका न्यूनतम घात। तो दोनों में कॉमन कौन है, 2। 2 का न्यूनतम घात कितना है, या 2 है या 1 है, तो 2 का न्यूनतम घात 1 है, तो एचसीएफ 2 होगा। एलसीएम क्या है, जो कॉमन है साथ में जो कॉमन है वो भी लेते हैं। जो कॉमन है उसका अधिकतम घात लेते हैं। इसमें कॉमन कौन है, 2 है, और इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 का 2, 1 है कि 2 अधिकतम घात है, तो 2 का 2 अधिकतम घात है। और साथ में जो कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, ये 5 को भी नहीं कॉमन है, 17 कॉमन नहीं है, और 23 कॉमन है, सबको लिखेंगे। 3 को लिख लिया, 5 को लिख लेंगे, 17 को लिख लेंगे, और 23 को लिख लेंगे। इसको गुना करने पर आया है 3024 आया। तो एलसीएम कितना आया, 3024, और एचसीएफ कितना आया, 2 आया। तो अब जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर है। तो लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कौन कौन दो संख्या, एक 510 है और 92। 510 गुना 92, 510 गुना 92, 510 गुना 92 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 510 और 92 को गुना करेंगे तो 46,920 आएगा। 46,920 आएगा। इसका एलसीएम गुना करने पर 3024 नहीं आएगा, 3024 नहीं, इसका 2346 आएगा, 2346 आएगा। गुना में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2346 आएगा। अब एचसीएफ गुना एलसीएम करना है, एचसीएफ गुना एलसीएम करना है। एचसीएफ कितना है, 2 है, और एलसीएम कितना है, 2346 है। इसका डबल कर देंगे तो 4692 आ जाएगा। मतलब यहाँ से देखिए ये दोनों मतलब दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुना एलसीएम दोनों बराबर है। तो अतः में लिख लीजिएगा कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम के।
तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का हल हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन का हल करेंगे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का हल करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 336 और 54। तीसरा है 336 और 54। 336 और 54। सबसे पहले 336 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 336 का भाग लाइन पार लेते हैं। 2 से लगेगा एक बार में, फिर बचा 13, तो 6 गुना 12, फिर बचा 1, तो 8 गुना 16, 20, 168 बार में, फिर 2 से लगेगा 8 बार में 16, 4 बार में 8, फिर 2 से लगेगा 4 बार में, 2 बार में, फिर 2 से लगेगा 21 बार में, फिर 3 से लगेगा 7 बार में, और 7 से लगेगा 1 बार में। अब 54 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। 54 का भाज्य गुणनखंड 2 से लगेगा 2 बार में, बच्चा 1 हो गया 14, तो 7 बार में 14, फिर 3 से लगेगा 9 बार में, फिर 3 से लगेगा 3 बार में, और 3 से लगेगा 1 बार में। तो 336 को लिख लेते हैं। 336 को लिख लेते हैं। 336 के बार 2 के बार 1 2 3 4, तो 2 के घात कितना हो गया 4। 3 एक बार है तो 3 गुना 7 हो गया। 54 को अब लिख लेते हैं। 54 कितना बार है 2 के बार 1 बार, तो 2 हो गया। 3 के बार 1 2 3, तो 3 के घात 3 हो गए। हमको ज्ञात करना है HCF और HCF पहले, जो दोनों में कॉमन को नहीं, 2 भी दोनों कॉमन है और 3 भी कॉमन है। 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो जो कॉमन है ना HCF न्यूनतम घात लेते हैं। जो कॉमन है ना उसका न्यूनतम घात, 2 कॉमन है 2 ले लिए, 3 कॉमन है 3 ले लिए। 2 का न्यूनतम घात कितना है, 2 का अधिकतम घात 4 है, 2 का अधिकतम घात 4 है, या 2 का न्यूनतम घात 1 है, तो ये 2 का अधिकतम न्यूनतम घात 1 लेंगे। यहाँ 3 का अधिकतम घात न्यूनतम कौन है, 3 का यहाँ 3 घात है, यहाँ 3 का 1 घात है, तो न्यूनतम कौन है 3 के 1 घात लेंगे, तो 3 दूना 6, तो HCF कितना हो गया 6। LCM अब बात करते हैं। जो कॉमन है ना उसका अधिकतम घात लेते हैं। कॉमन 2 और 3 कॉमन है, 2 का अधिकतम घात यहाँ 1 है, 2 का अधिकतम घात 4 है, या 2 का यहाँ घात 1 है, या 2 का घात 4 है, तो अधिकतम घात कितना होगा 4, तो ये 2 को 4 घात लेंगे। यहाँ 3 का घात 1 है, या 3 का घात 3 है, तो अधिकतम घात 3 का घात 3 हो गया। और साथ में जो कॉमन नहीं है 7 कॉमन नहीं है भी लेंगे, तो इसका एलसीएम आता है 336 और 54 का एलसीएम आता है 3024 आता है 3024। इसका एलसीएम 3024 है। अब जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल इससे गुना एलसीएम के बराबर है, तो ये लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या कौन कौन है 336 और 54, 336 गुना 54, 336 और 54 को गुना करेंगे तो 18144 आएगा, 18144 आएगा। और एलसीएम गुना एचसीएफ गुना एलसीएम करना है, एचसीएफ गुना एलसीएम करना है। एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना है 3024 है। जब इसको गुना करेंगे तो 18144 आएगा। दोनों देखिए बराबर आ गया, 18144 18144। जब तक ये दोनों बराबर नहीं आएगा समझिए कि आपका क्वेश्चन गलत है। तो अतः करके लिखिए अतः दो संख्याओं का गुणनफल, अतः दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुना LCM है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का हल हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। अब के को दे दिया है 12 15 18, 3 को दे दिया, पहले 2 को दिया था अब 3 को दे दिया। तो चलिए पारापारी सभी को HCF और LCM ज्ञात करते हैं। तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन है 12 15 और 21, 12 15 और कितना है और 21 है, 12 15 और 21 है। तो अलग अलग सभी को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से लगेगा 6 बार में, फिर 2 से लगेगा 3 बार में, फिर 2 से लगेगा 3 बार में, 3 से लगेगा 1 बार में। और 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3 से लगेगा 5 बार में, 5 से लगेगा 1 बार में। अब 21 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3 से लगेगा 7 बार में, 7 से लगेगा 1 बार में। 12 को लिख लेते हैं। 12 2 के घात कितना हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। 15 3 5 हो जाएगा, 3 15 बराबर हो जाएगा 3 5 हो जाएगा। 21 बराबर कितना हो जाएगा 3 7 हो जाएगा। हमको ज्ञात करना है HCF। HCF क्या, तो जो तीनों में कॉमन है। यहाँ पे देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें 3 है,
अगर दो में कॉमन है एक में कॉमन है, मान लीजिए दोनों में मिल गया एक में नहीं मिला तो उसको नहीं एचसीएफ लेंगे, जो तीनों में कॉमन मिलेगा ना उसी को एचसीएफ लेंगे। इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है तो एचसीएफ कितना हो गया 3। एलसीएम की बात करते हैं, जो कॉमन है वो भी तो ले ले, 3 कॉमन है तो 3 ले ले, और साथ में जो कॉमन है वो भी लेंगे, तो 2 की घात 2 कॉमन नहीं है, और साथ में 5 कॉमन नहीं है, और 7 कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम आता है 420। तो एलसीएम 420 और एचसीएफ कितना है 420 और एचसीएफ 3 है। अब सेकंड क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, सेकंड क्वेश्चन का बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 17, 23 और 29। सेकंड क्वेश्चन है 17, 23 और 29, तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जो विभाजित नहीं होता। तो 17 का भाज्य गुणनफल करेंगे, 17 और किसी से नहीं लगा, स्वयं के अलावा और किसी से भी नहीं कटेगा, तो ये 17 से कटेगा एक बार में। 23 भी अभाज्य संख्या, ये भी 23 से लगेगा एक बार में, और 29 भी एक अभाज्य संख्या, 29 से ही लगेगा एक बार में। हम बात करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, जो पहले हम लिख लेते हैं 17 के बार 17 गुना 1 है, और 23 को लिख लेते हैं 23 गुना 1 है, और 29 को लिख लेते हैं 29 गुना 1। एक एक क्यों लिखें, क्योंकि तीनों में कॉमन एक ही अलावा और कोई नहीं है, तीनों में कॉमन है, इसके विभाजक में फंड में एक आया इसलिए एक लिख ले, तीनों में एक लिख लेते हैं। अब एचसीएफ और एलसीएम की बात करें, एचसीएफ ऐसे बताइए इसमें कॉमन कौन कौन है, 17, 23, 29 कोई कॉमन नहीं है, तो सिंपल जो कॉमन अगर तीनों नहीं मिलेगा तो एचसीएफ 1 कॉमन मिलता है हमेशा, मतलब तीनों में एक कॉमन हमेशा ही मिलता है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29, 17, 23 और 29 को गुना करेंगे तो 11, 33, 9 आएगा, एक फाइनल आंसर है। एचसीएफ यहाँ 0 नहीं होगा 1 होगा, ये ध्यान रखिएगा, जब तीनों में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 कॉमन हमेशा ही रहता है, तो एचसीएफ 1 हो गया और एलसीएम इतना हो गया। नोट कर लीजिए, अब थर्ड क्वेश्चन का हल करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है 8, 9, 25, 8, 9 और 25 है। थर्ड है 8, 9, 25, 8 है 9 है और 25 है। सबसे पहले 8 का भाज्य गुणनखंड करते हैं, 8 का भाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से लगेगा 4 बार में, फिर 2 से लगेगा 2 बार में, 2 से 1 बार में। अब 9 का भाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से लगेगा 3 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा 3 बार में, 3 तरीके 9 और 3 से लगेगा 1 बार में। 25 को भाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से भी नहीं लगेगा 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा 50, 25 5 बार में, फिर 5 से लगेगा 1 बार में। 8 को लिख लेते हैं, 2 गुना 2, 2 के बार है 3 बार, 2 के घात 3, और 9 के बार है 9 में इसका भाज्य गुणनखंड में 3 के बार है 2 बार, तो 3 के घात 2। 25 के भाज्य गुणनखंड में 25 5 के बार है 2 बार, तो 5 के घात 2। अब यहाँ पर भी एचसीएफ ज्ञात करना। एचसीएफ बताइए इसमें कॉमन कितना है, कॉमन कितना है एचसीएफ देखिए, इसमें 2 है, इसमें 5 3 है, इसमें 5 है, अलग अलग सभी संख्या अलग अलग है, तो सब कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा, तो एचसीएफ 1 के बराबर आता है हमेशा। तो देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो गुना में अब ना चाहे तो 1 भी लिख भी सकते हैं, तो एचसीएफ 1 के बराबर हो गया। और एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम 2 के घात 3 हो जाएगा, 3 के घात 2 हो जाएगा, और 5 के घात 2 हो जाएगा, तो इसका टोटल आता है 1800, गुना करेंगे तो टोटल 1800 आएगा एलसीएम। तो आई होप कि समझ में आएगा, एचसीएफ 1 के बराबर और एलसीएम 1800। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन का हल करेंगे, नोट कर लीजिए। फोर्थ नंबर हम क्वेश्चन लिख लिए हैं कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, और एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो हमने एक फार्मूला जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। इस फार्मूला से क्वेश्चन का हल हो जाएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ दिया है 9 के बराबर, एचसीएफ दिया है, देखिए पहला संख्या, देखिए पहला संख्या कितना दिया है 306 और दूसरा संख्या है 657, तो दोनों संख्या इसका हल कर लेते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं, एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। दो संख्या कौन कौन है, 306 और 657 है,
दो संख्या दिया है और एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ 9 दिया है और हमको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। इधर 9 क्या है, गुना में, इधर आएगा तो भागा में, तो 306 गुना 657 हो जाएगा। यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बराबर में एलसीएम। 9 से कटेगा, देखिए 3 से कटेगा 10 बार में और फिर 2 बार में, ऐसा कि 3 से 1 बार में बचा 0, फिर 2 बार में 102 बार में, 3 से कटेगा 9 से डायरेक्ट कट जाएगा, 9 से डायरेक्ट कट जाएगा, एक बार में 9 3 27 बचा 3, 9 चौका 36, 34 बार में, तो 34 गुना 657 बराबर हो जाएगा एलसीएम। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो 23 22 33 8 आएगा। एलसीएम बराबर कितना आएगा, 22 33 8 आएगा। यही फाइनल आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। पांचवा क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घात n पर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए क्वेश्चन क्या कहने के लिए करें, किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, किसी प्राकृतिक n क्या है, प्राकृतिक संख्या के लिए, इसका अर्थ में पहले समझाते हैं, इसके बाद हम इस क्वेश्चन का हल करेंगे। पहले समझ लीजिए, देखिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के घात n, 6 के घात n है और n क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होता है, 1 से 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जाता है। तो 6 के घात अगर n का मान अगर 1 रखेंगे तो 6 के घात 1 कितना होता है, 6 होता है। अगर n का मान 2 रखते हैं, 6 के घात 2 रखते तो 6 के घात कितना होता है, 36 होता है। देखिए और देखिए लास्ट में देखिए 6 के घात n कहां 0 पर समाप्त हो रहा है, 6 के घात 1 6, इकाई अंक कितना है, 6 है। 6 के घात 2 कितना होगा, इकाई अंक कितना है, 6 है। अगर 6 के घात 3 भी निकालेंगे तो इकाई अंक जो लास्ट में आएगा वो कितना आता है, 6 आता है, इकाई अंक लास्ट में 6 आएगा। तो 6 के घात n के लिए, n क्या है, प्राकृतिक संख्या के लिए वो 0 पर समाप्त हो रही है, नहीं 6 पर समाप्त हो रही है। तो 6 के घात n 0 पर समाप्त नहीं हो रही। अब 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए बताइए, कोई संख्या बताइए। 10 क्या है, 0 पर समाप्त, देखिए 10 के अंत में 0 है तो 10 0 पर समाप्त है। 10 को क्या है, 10 को 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए, 10 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 2 गुना 5। 20 भी 0 पर समाप्त है, लास्ट में 0 है, 20 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुना 5। 30 भी 0 पर समाप्त है, 30 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 5। तो मतलब कॉमन बात है, तो अगर 0 पर समाप्त हो रहा है ना तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। मतलब 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। देखिए 20 भी 0 पर समाप्त होते है, इसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है, 2 और 5 होना चाहिए। इसके अलावा और भी कोई संख्या रहेगा चलेगा, 2 और 5 होना आवश्यक है। मतलब 0 पर किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना आवश्यक है। 30 भी 0 पर समाप्त है, 2 और 5 है, इसके अलावा कोई भी और संख्या चलेगा, लेकिन 2 और 5 होना चाहिए। खाली 2 है तब पर भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, 2 और 5 दोनों होना चाहिए। केवल 5 है तब भी नहीं चलेगा, केवल 2 है तब भी नहीं चलेगा, 2 और 5 दोनों रहेगा तब भी वो 0 पर समाप्त होगा, वरना 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का अब लिख लेते हैं, इसको कि फेर में लिख लेते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, इसका 5 नंबर क्वेश्चन का हल करके लिख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का हल होगा, 5 नंबर क्वेश्चन का हल, किसी भी प्राकृतिक लिखेंगे, किसी भी प्राकृतिक संख्याओं को 0 पर समाप्त होने के लिए किसी भी संख्या को लिखते हैं, इसको सिंपल लिखेंगे, किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5, 2 गुना 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए।
अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए। मतलब किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होना है ना, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अगर 6 के घात n का भाज्य गुणनखंड करते हैं, 6 का भाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुना 3, एक घात n चढ़ जाएगा। तो अलग अलग घात भी दे सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे 6 के घात n का भाज्य गुणनखंड में 6 का भाज्य गुणनखंड में लिखेंगे 6 हो जाता है 6 के भाज्य गुणनखंड में 6 के अभाज्य गुणनखंड में दो उपस्थित है लेकिन 5 उपस्थित है। डायरेक्टली लिखेंगे 5 के हैं कि 6 का भाज्य गुणनखंड में 5 अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं है। 6 का भाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। अतः n के किसी भी मान के लिए किसी भी मान के लिए 6 के घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये शब्द में देना था क्वेश्चन का आंसर, तो नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। छठा क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 13 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 एक अभाज्य संख्या। दो क्वेश्चन है, एक ये जांच करना है कि इस संख्या एक अभाज्य संख्या है, और ये भी जांच करना है कि इस संख्या और इस संख्या दोनों अभाज्य संख्या है। इस संख्या अलग है, इस संख्या अलग है, दोनों अभाज्य संख्या सिद्ध करना है, बताना है। मतलब कैसे अभाज्य संख्या। सबसे पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या बताना है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका अभाज्य गुणनखंड दो गुणनफल के रूप में तोड़ा जा सकता है। कोई भी संख्या और उसका गुणनफल, कोई भी संख्या अगर उसका गुणनफल दो गुणनफल के रूप में तोड़ा जा सकता है। उसका गुणनखंड जो कोई भी संख्या है उसका गुणनखंड दो गुणनफल के रूप में तोड़ा जा सकता है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 12, तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 6 लिख सकते हैं, मतलब दो गुणनफल के रूप में हम तोड़ सकते हैं। तो ये क्या है, एक भाज्य संख्या। क्या 19 एक भाज्य संख्या, 1 गुना 19 ऐसे तोड़ सकते नहीं। 19 को और कैसे तोड़ सकते हैं, इसके अलावा और छोड़ा के किसको भी तोड़ सकते हैं नहीं, तो एक ही अभाज्य संख्या है ऐसे। मतलब तो भाज्य संख्या किसे मतलब कोई भी संख्या उसका गुणनखंड करेंगे तो दो गुणनफल के रूप में मिलना चाहिए, एक के अलावा दो गुणनफल के रूप में मिलना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसको सिद्ध करना है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। इसको सिद्ध करने का 2-3 तरीका है। तो सिंपल एक तरीका का हल बता दे रहे हैं और एक तरीका से हल कर दे रहे हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन है 7 गुना, छठा का हल है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 13। एक और संख्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 5 है। इसको सिद्ध करने का 2 तरीका है कि इस सभी संख्या को गुना करके फिर जोड़ के फिर उसका भाज्य गुणनखंड करके, अगर गुणनखंड हो गया तो समझिए कि भाज्य संख्या, अगर गुणनखंड नहीं हो तो वह अभाज्य संख्या है। इसको भी वैसे ही तरीका बना सकते हैं। एक तरीका ये है कि यहाँ से अगर कॉमन लेके आगे बढ़ाएं तो दो गुणनफल के रूप में मिल जाएगा। तो यहाँ से हम ये तरीका आसान तरीका है, यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ भी 13 यहाँ भी 13 बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो 13 बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ 7 बचेगा गुना 11, यहाँ से 13 बाहर कॉमन लेंगे तो गुना में 1 बचेगा, तो गुना में 1 का वैल्यू नहीं होता है, प्लस के प्लस। यहाँ से 13 बाहर कॉमन लेते हैं, प्लस में 1 बचेगा, यहाँ प्लस में 1 लिखना जरूरी है क्योंकि प्लस में 1 लिखा जाता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं लोग, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं 11 सत्ते 77 प्लस में 1, 77 गुना 1 करेंगे तो 78, मतलब 13 गुना क्या आया 78, मतलब देखिए दो गुणनफल के रूप में प्राप्त हो गया। अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या
यहाँ से भी 5 देखिए दोनों में कौन, तो 5 ले लेते हैं बाहर। यहाँ 7 बचेगा, 6 बचेगा, 5 बाहर ले लिए, गुना में 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो 4 गुना 3 गुना 2, यहाँ से 1 का वैल्यू नहीं होता तो गुना में 1 लिखने का जरूरी नहीं है, प्लस में 1 लिख लेंगे। गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना करने पर ऐसा 1008 आएगा। 1008 प्लस में ये 1 बाहर चल रहा है और बाहर में 5 चल रहा है, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1008 है, एक जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा। तो 5 गुना क्या हो गया, 1009। इसका भी 2 देखिए 2 गुणनखंड मिल गया, अतः ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है। ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या। ये प्रॉपर आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 7वां बस्ट लास्ट क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही दिशा में एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक वृत्ताकार पथ है, देखिए बता रहे हैं, ये रफ का बता रहे हैं, यहाँ पर हल 7वां का बता रहे रफ कैसे है। एक वृत्ताकार पथ है, पथ है, यहाँ पर 2 आदमी, एक सोनिया और एक रवि है। एक सोनिया है, एक रवि है। सोनिया और एक क्या है, रवि है। आर से लिख लेते हैं, रवि है। सोनिया और एक रवि है। इसी मतलब इस दोनों एक ही दिशा में और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही दिशा में और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। तो सोनिया है ना, सोनिया को एक चक्कर 18 मिनट में पूरा करता है, मतलब गोले गोले एक चक्कर कितना मिनट में पूरा करता है, 18 मिनट में। और जो रवि है ना, वो एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करता है, एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करता है। तो हमको ये बताना है कि वो पुनः एक इसी स्थान पर कितने समय बाद, कितने प्रारंभिक स्थान पर कितने समय, वहां समय बताना है कि कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो मतलब बताना इसी स्थान पर मिलेंगे तो ऐसे चक्र गोले गोले लगाए तो फिर अगले यहाँ 12 में मिले जाएंगे। जैसे कि जैसे कि सोनिया एक चक्कर लगा रहा है, रवि भी एक चक्कर लगा रहा है। सोनिया को 18 मिनट लग रहा है यहाँ पहुंचने में और रवि को 12 मिनट लगता है। तो बताना है कि कितने चक्कर बाद इसी स्थान पर पुनः वह मिलेंगे। तो चलिए, इस बहुत आसान क्वेश्चन है, तो दोनों का हम अब दोनों संख्याओं का अगर हम एचसीएफ निकाल लेंगे, 12 और 15 समय का एचसीएफ निकाल लेंगे तो इस समय निकल जाएगा। तो क्वेश्चन ये रफ का अब यहाँ से 7वां का हल कर लेते हैं। बहुत आसान है, दोनों संख्याओं का खाली एचसीएफ निकाल लेना। तो एक 18 संख्या, एक 12 संख्या, 2 से लगेगा 6 बार में, 2 से लगेगा 9 बार में, फिर 3 से लगेगा 3 बार में और 3 से लगेगा 1 बार में। अब 12 को लिख लेते हैं, 2 से लगेगा 6 बार में, 2 से लगेगा 3 बार में, 3 से लगेगा 1 बार में। तो 18 लिख लेते हैं, 2 के बार है 1 बार, 3 के बार है 2 बार, तो 3 के घात 2। 12 को लिख लेते हैं, 12 के बार 2 बार, 2 के घात 2 और 3 के बार है 1 बार। एचसीएफ के हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ दोनों में कॉमन क्या है, 2 भी कॉमन है 3 भी कॉमन है, 2,3। 2 का हम न्यूनतम घात लेते हैं, 2 का न्यूनतम घात कितना है, 1 है, या 2 का न्यूनतम घात कितना है। इन दोनों संख्या का एचसीएफ में एलसीएम निकालेंगे तो समय निकलेगा। अगर ये दोनों संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे तो निकलेगा। एचसीएफ निकालने से नहीं, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे तो समय मिलेगा। तो एलसीएम कहते हैं जो कॉमन है उसका अधिकतम घात लेंगे। 2 और 3 दोनों कॉमन है, 2 का अधिकतम घात कितना है 2, 3 का अधिकतम कितना है 2 है, तो 2 दूना 4 और 3 तरीके 9, 9 चौका 36, तो 36 मिनट। तो वह 36 मिनट के बाद वह पुनः इसी स्थान पर मिलेंगे। तो यह लिख लेंगे, अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 पूरी तरह से खत्म हो चुका है। प्रश्नावली 1.1 पूरा तरह से खत्म हो गया है।
और प्रश्नावली 1.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 1.2 सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है जो कि हर बोर्ड एग्जाम में पक्का प्रश्न आता है। तो बहुत ही इसका एक लेक्चर में हम पूरा खत्म कर देंगे। तो अगला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम का बहुत आता है, इसकी सिद्ध करने वाला बहुत आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 5 नंबर 4 नंबर इस क्वेश्चन आता है। तो अगला लेक्चर हम प्रश्नावली 1.2 का पूरा क्वेश्चन का हल कर देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।